बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का कल रात को इजलास हुआ है। उस इजलास की अंदरूनी कहानी थोड़ी सी जो मुझे पता चली है वो आपके सामने रखूँगा। फ़ैसला उनका पहले आपको बता देता हूँ। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने यह फ़ैसला किया है कि 9 अप्रैल को लियाकत बाग में जलसा किया जाएगा और उस जलसे में आइंदा का लाएमल दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अगर उन्होंने कोई बड़ा मार्च करना है, कोई बड़ा एहतजाज करना है, तो उससे पहले पाकिस्तान के लोगों को उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना है, पाकिस्तान के लोगों को मोटिवेट करना है, पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट करना है और साथ ही उसके अलावा अपनी क्रेडिबिलिटी को उनको बहाल करना है, एक मोमेंटम बनाना है, लहू गरमाना है और फिर जाके और फाइनल जो भी अनाउंसमेंट है वो करनी है। तो उस लाएअमल को देने के लिए और थोड़ा सा मोमेंटम को आगे ले जाने बल्कि शुरू करने के लिए लियाकत बाग में जलसा करने का फ़ैसला किया गया। अभी तक पॉलिटिकल कमेटी के इजलास का अलामिया सामने नहीं आया, लेकिन वो अलामिया भी सामने आ जाएगा। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन बहरहाल यही है कि 9 अप्रैल को लियाकत बाग में जलसे का फ़ैसला किया गया। अब आपका सवाल ये होगा कि जलसा तो नहीं करने दिया जाएगा, तो ये उनको भी पता है। लेकिन होता यह है कि जब आप इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी अनाउंस करते हैं तो एक हलचल शुरू हो जाती है, दौड़ें लग जाती हैं पुलिस की, एजेंसीज़ की, इस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत की कि इसको कैसे रोकना है। एक मतलब उनकी एक कोशिश शुरू हो जाती हैं और साथ ही एक डिस्कशन शुरू हो जाती है, टीवी चैनल्स के ऊपर बात होना शुरू हो जाती है, सोशल मीडिया पे बात होना शुरू हो जाती है, एक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो आप थोड़े से रेलिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें ना तो तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर इरेलीवेंट हुई है। खैर, इसमें तहरीक इंसाफ को तो हम बहुत तहरीक इंसाफ पे तनकीद करते हैं, लेकिन एक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान भी इसकी जिम्मेदार है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त पाकिस्तान के तमाम अहम इशूज़ पे गायब है। मसलन अफ़गानिस्तान का इशू है, उसके ऊपर आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आती। ईरान वाला इशू है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बिल्कुल बयानात देते हैं, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के पूरे अगर आप प्लेटफॉर्म की बात करें, कोई आपको उसके ऊपर कोई बात नज़र नहीं आती कि मतलब हुकूमत से कोई बात करें, हुकूमत को कहें कि भाई आप क्या हो रहा है, पाकिस्तान का क्या किस चीज़ पे मौक़िफ़ है, पार्लिमान को एतमाद में लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फिर इसी तरह से जो हुकूमत महंगाई करती चली जा रही है, जो ऑयल प्राइसेस बढ़ाती चली जा रही है, तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानिब से कोई रेजिस्टेंस नहीं है हुकूमत के सामने। और इमरान खान साहब, जो असदुल्ला खान साहब ने जो 10-12 सवाल पूछे हैं महमूद खान चकज़ई साहब से, उनका कोई जवाब नहीं है कि इमरान खान की रिहाई का आपके पास क्या लाहेमल है, इमरान खान के इलाज के ना होने के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, इमरान खान की बहनों से जो मुलाकात नहीं हो रही उस पर आप क्या कर रहे हैं, वकीलों की मुलाकात नहीं हो रही आप क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं हो रही आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन जारी हैं आप क्या कर रहे हैं, इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे आप क्या कर रहे हैं, बेगुनाह सियासी असीरान की रिहाइयाँ नहीं हो रही आप क्या कर रहे हैं, गुजरांवाला वाले जो 51-52 बेगुनाह वर्कर्स हैं उनकी अपीलें 30 मार्च को लगी, डीलिस्ट कर दिया गया, आप क्या कर रहे हैं। मतलब तमाम चीज़ों के ऊपर, हसन न्याजी वगैरह की, जावेद अकरम साहब वगैरह की केसेस नहीं लग रहे आप क्या कर रहे हैं। किसी चीज़ के ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का कोई लाएअमल हमें नज़र नहीं आता। अच्छा, मैं आपको ना एक इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ, एक खबर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, महमूद खान चकज़ई साहब जो है ना, उनका हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी चाहिए, हमें पॉलिटिकल पार्टियों से बात करनी चाहिए। महमूद खान चकज़ई साहब का ख्याल ये है कि चाहे ये जाली हुकूमत है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल लोग हैं, हमें पॉलिटिकल लोगों से बात करनी चाहिए। अच्छा, असूली तौर पे उनकी बात बिल्कुल गलत नहीं है, असूली तौर पर उनकी बात ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों से बात करनी चाहिए। लेकिन वहीं पे मेरे जैसे एक आम रिपोर्टर को भी इस बात का पता है कि जिन पॉलिटिकल लोगों से वो बात कर रहे हैं उनकी कोई सियासी तौर पे हैसियत और औकात नहीं है। और इसकी मैं आपको एक खबर भी दे देता हूँ। देखें, जब इमरान खान साहब की बहनों की और मुलाकात नहीं हो रही थी और अभी भी खैर नहीं मुलाकात नहीं हो रही, तो महमूद खान चकज़ई साहब ने तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को कहा कि आप जाके स्पीकर से बात करें, स्पीकर को जाके कहें कि चाहे आप जाली तरीके से हुकूमत में आए हैं, आप फॉर्म 47 वाले हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम एक पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करें, हम एक सिविलियन गवर्नमेंट को मजबूत करें, हम आपके पास आए हैं कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जाए। एक बार डेलीगेशन गया अयाज सादिक साहब के पास, दूसरी बार गया, तीसरी या चौथी बार जब वो डेलीगेशन गया तो उसमें एक इतला यह है कि राना सनौल्ला साहब मौजूद थे, एक है कि राना सनौल्ला साहब और एहसन इकबाल साहब दोनों मौजूद थे। अब उस मुलाकात में
असूली तौर पे बात बिल्कुल ठीक थी कि आप जाली तौर पे आए हुकूमत में, लेकिन आप हुकूमत हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं तो इमरान खान की बहनों से मुलाकात करवा दें। तो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने हमें बताया, जो उस डेलीगेशन में मौजूद थे, कि हमें नून लीग की हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि देखें हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे तो इख्तियार में कुछ नहीं है, अडयाला जेल आपको पता है कि कहाँ से मैनेज होती है, हम आप ये कर सकते हैं कि हम आपको डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो हैं उनसे टाइम लेके दे देते हैं, आप उनके पास जाएं, आप उनको रिक्वेस्ट करें, वो आपकी बात सुनेंगे, वो कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो तहरीक इंसाफ वालों ने कहा कि ऐसे तो आप ना करें। तो उन्होंने कहा अच्छा हम ये करते हैं कि चले, आप अगर फैसल नसीर साहब से नहीं मिलना चाहते तो हम आपकी डीजीआई डॉक्टर आसिम मलिक से मुलाकात करवा देते हैं, तो हम यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया तहरीक इंसाफ को कि लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि अगर हम आपको डीजीसी से टाइम लेकर देते हैं मुलाकात का, तो ये ना हो कि आप फिर जाएं नहीं, अगर हम मुलाकात का टाइम लेकर देंगे तो आपको हर सूरत में जाना होगा। तो जिस हुकूमत की सूरत हाल ये हो कि वो तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन को 4 बार जाने के बाद जवाब ये दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आपको डीजीसी से मुलाकात का टाइम लेके दे दें, तो उस हुकूमत से किस बात की तवक्को जो है वो महमूद खान चकजई साहब रखते हैं। और फिर महमूद खान चकजई साहब को ये लगता है, नेक नियति से लगता है, अच्छे आदमी हैं, उनको नेक नियति से ये लगता है कि शायद नवाज शरीफ जो हैं वो भी बहुत गुस्से में हैं, नवाज शरीफ बहुत नाराज़ हैं कि उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, और नवाज शरीफ बहुत एम्बेरस फील करते हैं जो कुछ नून लीग ने इस मुल्क के साथ कर छोड़ा है, जो नून लीग के साथ लोग करेंगे, जितनी लोगों के अंदर नून लीग की नफरत है, तो नवाज शरीफ को शायद ये रियलाइजेशन हो गई है और नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि सियासतदान एक जगह बैठें और इस मामले को ख़त्म करें। मैं तो हैरान हूँ, अगर महमूद खान चकजई साहब नेक नियति से ये समझते हैं तो मैं हैरान हूँ कि वो कैसे ये समझते हैं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, यानी मेरे जैसे एक आम रिपोर्टर की इन्फॉर्मेशन है जो नवाज शरीफ के करीबी लोगों में से एक हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नवाज शरीफ इतने खुश हैं जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, जो इमरान खान की बहनों के साथ हो रहा है, जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, उस पर नवाज शरीफ बहुत खुश हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अपने अंदर इतना इंतकाम रखते हैं कि वो बहुत खुश हैं कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, उसकी बहनों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसकी पार्टी वर्कर्स के साथ जो कुछ हो रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे तो यार समझ आ पाई है कि मैं गलत करता रहूँ सारी ज़िंदगी, मैं भी फ़ौज से लड़ता रहूँ, फ़ौज एक हकीकत है और इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, सियासत में उनका जो किरदार है वो एक रियलिटी है, ना अदालतें आपको कुछ दे सकती हैं, ना कोई और आपको कुछ दे सकता है, आपकी सियासत उसी वक्त ही चल सकती है जब फौज आपके साथ हो। तो नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे तो अब ये इस बात की रियलाइजेशन हुई है कि मैं ज़िंदगी भर गलत करता रहा हूँ फौज के साथ लड़ के। तो मुझे नवाज शरीफ की करीबी शख्सियत ने बताया कि नवाज शरीफ बहुत खुश हैं इस सारे, और उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि यार नवाज शरीफ क्यों खुश नहीं होंगे, वो अपनी सीट हारे हुए थे डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उनको जितवा दिया गया, उनकी बेटी मेयर शराफत से हारी हुई थी एमपीए पे, उनको जितवाया गया और उनको वज़ीर आला बना दिया गया, उनके भाई वज़ीर आज़म बना दिए गए, उनके केसेस ख़त्म कर दिए गए, उनके जो उनकी करप्शन के ऊपर बात करता था इमरान खान, उसको जेल में डाला हुआ। तो मियाँ साहब को उन्होंने कहा किस बात की मियाँ साहब को परेशानी, और फिर उसी शख्सियत ने जो मियाँ साहब के करीबी हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मियाँ जावेद लतीफ़ और ये सारे, इनसे मियाँ नवाज शरीफ मिलते ही नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं कि मियाँ नवाज शरीफ इनको मिलते हैं। बल्कि एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जब रिजल्ट आ रहे थे और मोस्टली रिजल्ट आ गए 8 फरवरी की रात, और नज़र आ गया कि इमरान खान को 2 अक्सरियत मिल गई है, तो मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा जिन्होंने अपनी शिकस्त बहुत जल्दी तस्लीम कर ली थी और उनको ऑफ़र भी की गई कि आपको हम फॉर्म 47 पे जितवा देते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं माजरत, मुझे लोगों ने मुस्तरद कर दिया, तो मैं इस शिकस्त को तस्लीम करता हूँ। वो मियाँ नवाज शरीफ के पास गए, उन्होंने जाके मियाँ नवाज शरीफ को कहा कि मेरी सर राय ये है कि आप एक स्टेट्समैन वाला का स्पिरिट दिखाएं, आप कौम से खिताब करें और आप कहें कि हमने अपना मंशूर आपके सामने रखा, लेकिन आपने तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को वोट दिया, तो बेस्ट ऑफ लक तहरीक इंसाफ के लिए, बनाएं हुकूमत और चलाएं पाकिस्तान। तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं शिकस्त तस्लीम करता हूँ और वो जो है वो बनाए हुकूमत। तो वहाँ मौजूद शरीफ फैमिली की एक शख्सियत जो आजकल एक अहम ओहदे पे हैं, उन्होंने उस मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को कहा कि सॉरी, अगर आपके पास काबीना के हवाले से कोई मशवरा है तो वो ज़रूर दीजिए, लेकिन जो चीज़ें हमारी तय हो गई हैं हम उसके मुताबिक जाएंगे और ये बातें आप मत करें, बहुत शुक्रिया आपका। और उन्होंने यानी इतना उनको
इस तरह से रिएक्ट किया कि वो फिर उठ के चले गए। उन्होंने कहा ठीक है। तो आज तक वो खैर किसी हुकूमती ओहदे पर वो नहीं है और वो हुकूमती ओहदा लेते भी नहीं है, बल्कि उनको पार्टी का एक ओहदा ऑफर किया गया, उन्होंने वो ओहदा भी नहीं लिया। तो जिस नवाज शरीफ ने डॉक्टर यास्मीन जैसी बुजुर्ग खातून, कैंसर सर्वाइवर खातून, उससे फॉर्म 47 के जरिए सीट जीत ली, जिनके बैलेट पेपर वो जो राय साकिब खरल ने दिखाया कि कई दिन तक लाहौर की मार्केट में छपते रहे, और जो आज तक डॉक्टर यास्मीन राशिद को उन्होंने जेल के अंदर रखने में चले राजी हैं, उनका इख्तियार नहीं होगा, लेकिन वो खुश हैं उनके जेल में जो कुछ डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हो रहा है, जो बुशरा बीबी के साथ हो रहा है। वो नवाज शरीफ चाहेगा कि ये रजीम और ये निज़ाम ख़त्म हो और ये हुकूमत ख़त्म हो। जिस नवाज शरीफ के मज़े लगे हुए हैं, जिसके ख़ानदान के मज़े लगे हुए हैं, तो वो नवाज शरीफ क्यों चाहेगा? तो बहरहाल महमूद हसन साहब ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हम बात ना करें, हम सियासी पार्टियों से बात करें। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने महमूद हसन चकज़ई साहब को इसीलिए अपोजिशन लीडर बनाया था कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टियों से इंगेज कर सकते हैं, जैसे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, तो ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज करें। महमूद खान चकज़ई साहब अब तक ना इमरान खान का इलाज प्रॉपर करवाने में कामयाब हुए हैं बतौर अपोजिशन लीडर, बतौर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह, ना इमरान खान से मुलाकातें बहाल करवा सके हैं, ना पॉलिटिकल पार्टियों को इंगेज कर सकें, और इंगेज कर भी लें तो पॉलिटिकल पार्टीज के पल्ले क्या है? आसिफ अली जरदारी हो या मियां नवाज शरीफ हो, ये कर क्या सकते हैं? ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनके इतने केसेस हैं कि एक दिन के अंदर अंदर ये गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा सोचें कि हम चलें सियासतदान इकट्ठे बैठते हैं, तो नहीं हो सकता ना। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि महमूद हसन चकज़ई साहब ने ईद के मौके पे बहुत सिंसियर एफर्ट की कि ईद के दिन इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सकी, वो नहीं करवा सके, क्योंकि जिनसे वो बात कर रहे थे उनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, उनके अख्तियार में कुछ नहीं है। उनका मैं आपको बता चुका हूं कि वो क्या कहते हैं कि हम आपकी कहाँ मुलाकात करवा देते हैं। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में कल जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसने इस चीज़ को इंडोर्स किया कि हमें बिल्कुल जलसा करना चाहिए, उसमें लाहेअमल देना चाहिए और हमें ऑल आउट जाना चाहिए। उसमें सुहेल आफरीदी साहब थे, उसमें खालिद खुर्शीद साहब थे, उसमें हलीम आदिल शेख साहब ने भी सपोर्ट किया, शाहिद खटक साहब ने भी सपोर्ट किया, इंतज़ार फजोता साहब ने भी सपोर्ट किया, कमल शोजब साहिबा ने भी सपोर्ट किया, और बाकी सब भी ज़ाहिर है, यानी सलमान कमराजा साहब ने बिल्कुल कहा कि हमें मज़ामत की तरफ जाना चाहिए, अब सड़कों के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। और खालिद खुर्शीद साहब का ये आइडिया था कि आप केपी में जलसा करें और केपी में जलसा करके और आप वहाँ पे जो है वो तारीख का ऐलान करें, लेकिन अक्सरियत ने यह फैसला किया कि हमें लियाकत बाग में जलसा करना चाहिए, और अगर हमें जलसा नहीं करने देते तो जहाँ तक हम जा सकते हैं वहीं पे हम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे, जलसा करेंगे, जो भी इवेंट होगा वो करेंगे और वहीं पे हम अगला लाएअमल दे देंगे। अच्छा हुआ कल की मीटिंग में ये कि सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि क्योंकि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, चकज़ई साहब की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारा कारकुन हमारी तरफ देख रहा है, और उन्होंने कहा कि क्योंकि गौहर साहब ने जलसे में कह दिया था कि जलसे में उन्होंने कहा था कि जी सुहेल आफरीदी के पास मुकम्मल इख्तियार है, तो मैं अब पॉलिटिकल कमेटी से ये कहता हूँ कि आप मुझे इख्तियार दें, मैं अब आपसे इख्तियार मांग रहा हूँ, मैं खुद आपसे इख्तियार मांग रहा हूँ। और सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि आप मुझे इख्तियार दें, मैं अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। पहले भी मैं जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने इख्तियार जो है वो चकज़ई साहब को दिया हुआ था, अलामा साहब को दिया हुआ था, लेकिन अब जो हालात हो गए हैं, जितना हमने मुल्क की खातिर हमने कंप्रोमाइज़ किए कि ठीक है कि रीजनल हालात ख़राब हैं, इंटरनल हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक नहीं है, अफगानिस्तान के साथ चीज़ें ठीक नहीं हैं, ईरान के अंदर जंग चल रही है, इंटरनली चीज़ें बहुत ख़राब हैं, इंटरनेशनली बहुत ख़राब हैं, रीजनली बहुत ख़राब हैं। उन्होंने कहा ताउन किया हमने हर चीज़ के ऊपर, लेकिन उसका हमें सिला क्या मिला कि इमरान खान का इलाज नहीं करवाया जा रहा, बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि एनफ इज़ एनफ, हमें ऑल आउट जाना होगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि लीड मैं करूँगा, पहली गोली मैं खाऊंगा, और पूरी लीडरशिप को आगे होना चाहिए, कारकुनान को पीछे होना चाहिए। पहले अगर गोली चले तो पहली गोली मैं खाऊंगा, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि पहली जो गोलियां चलेंगी वो हमारी लीडरशिप पहली गोलियां खाए, कारकुनान पीछे हों। और उन्होंने कहा कि अब हमें मजीद हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना,
और जुनैद अकबर साहब ने तो पहले भी एक मीटिंग में कहा था। जुनैद अकबर साहब ने मीटिंग में जो मुझे अल्फाज पता चले वो ये थे उनके, जुनैद अकबर साहब के, उन्होंने कहा कि हमारा जो दुश्मन है वो बहुत कम ज़र्फ़ है, वो ताकतवर होता है तो हमारे गिरबान पकड़ता है, कमज़ोर होता है तो हमारे पाँव पकड़ता है, और आप ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये जुनैद अकबर साहब ने माह रमज़ान मुबारक में कहा था, और जुनैद अकबर साहब ने तो उस वक्त कहा था कि हमें माह रमज़ान के अंदर अंदर एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए और ईद के फ़ौरन बाद हमें ऑल आउट जाना चाहिए। तो अब और फिर इसी तरह से शाहिद खटक साहब ने कल ये कहा, उन्होंने कहा कि एक बात वाज़ेह है कि ये ना हो कि जब हम मोमेंटम दोबारा बनाएं तो दोबारा ट्रक की बत्ती के पीछे में लगा दिया जाए, मुज़ाकरात शुरू कर दिए जाएं। एक बार अगर हमने तारीख दे दी तो फिर हमने किसी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं आना और हमने मुकम्मल तौर पर मुज़ामत के रास्ते पर जाना है। तो अब फैसला यही हुआ है कि 9 अप्रैल को जलसा अनाउंस किया जाएगा, उसके लिए इजाज़त मांगी जाएगी जो कि नहीं मिलेगी, और उसके लिए ज़ाहिर है एक रोकने के लिए हुकूमत और मुतलका इदारे जो हैं वो बहुत कुछ करेंगे। लेकिन अब फैसला यही हुआ है कि हमें, और फिर इसमें कुछ मीटिंग्स हुई हैं, उसमें जो मेरी इत्तला है कि थीम भी डिस्कस हुआ है कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। उसमें एक तो यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हमें लोगों को बताना है। 9 अप्रैल इसलिए रखा जा रहा है कि 9 अप्रैल को रजीम चेंज हुआ था, और फैसला ये हुआ है कि लोगों को बताया जाए कि 9 अप्रैल 2022 से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक मुल्क के साथ क्या हुआ है। फैसला ये हुआ है, डिस्कशन ये हुई है, तजावीज़ ये आई हैं तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में भी, और उसके अलावा जो 2 मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी ये तजावीज़ आई हैं कि हमें 9 अप्रैल 2026 ये जो अभी जलसा होगा और इसके बाद पूरे अप्रैल के महीने में हमें एक एक चीज़ पे लोगों को बताना चाहिए कि इमरान खान जब इक़्तिदार से हटाया गया था तो पेट्रोल और डीजल की क्या कीमतें थी, आज क्या हैं, कितना फ़र्क आ चुका है। 10 जो अशाए खुर्दोनोश हैं जो हर घर की ज़रूरत हैं, वो इमरान खान को जब इक़्तिदार से निकाला गया उस वक्त उनकी क्या कीमतें थी, आज क्या कीमतें हैं, क्या क्या स्कैंडल्स हैं, किस तरह से करप्शन लूट मार हुई है, कितने इन्होंने कर्जे उठाए हैं, बैरूनी अंदरूनी वो कर्जे कहाँ गए उसका हिसाब मांगा जाए, इनके स्कैंडल्स को हाईलाइट किया जाए, ये जहाज़ और इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। और एक मीटिंग में लफ्ज़ ये यूज़ किया गया कि लोगों को हकायक बताकर गुस्सा दिलाया जाए, लोगों को गुस्सा दिलाया जाए कि तुम्हारे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, हमारे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान किस तरह का होगा। और ये कहा गया कि जो चीज़ें हैं, जो कहा गया कि उम्मे रुबाब चांडियो की फैमिली के मर्डर का जो फैसला आया है, जिस तरह से कातलों को बरी किया गया है, ये आप लोगों को बताएं कि ये हो रहा है मुल्क के अंदर, पीटीआई के साथ नहीं बाकी लोगों के साथ भी। जो सुहेल एक कारकुन लाहौर का, उसके साथ जो कुछ हुआ, जो बाकी बेगुनाहों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो किसानों के साथ हो रहा है, जो ताजरों के साथ हो रहा है, जो इंडस्ट्री के साथ हो रहा है, जो रियल एस्टेट के साथ हो रहा है। तो कहा ये गया मीटिंग्स में, तजावीज़ ये आई कि हर चीज़ के हकायक लोगों के सामने रखें और पाकिस्तान के अवाम को एक ही बात कहें कि 4 साल में मुल्क के साथ ये कर दिया गया है और जब तक ये हुकूमत रहेगी तो अगले 4 साल भी ये रहेगी, तो इससे बदतरीन हालात पाकिस्तान के लिए कर देंगे और एंड में ये कर्जे उतारने तो आपके और हमारी आने वाली नस्लों ने। ये इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑयल प्राइसेस ज़्यादा हैं और ये महंगा ख़रीद रहे हैं तो उसकी रसीदें कहाँ पे हैं। और फिर जब ये खुद कह रहे थे कि 45 दिन का मौजूद है, आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ पाकिस्तान के गुजरने दिए जा रहे हैं तो हमें तो कोई मसला नहीं है सप्लाई चेन का, तो फिर यहाँ पे क्यों महंगा है। तो जिनसे टैक्स लेना चाहिए उनसे टैक्स ले नहीं रहे, अपनी अयाशियाँ कम नहीं कर रहे और आवाम के ऊपर बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो डिस्कशन यही हुई है कि महंगाई को आप मेन अपना टारगेट रखें और लोगों को बताएं कि ये हुकूमत इस तरह से महंगाई इन्होंने कर छोड़ी है, मज़ीद ये कर रहे हैं, आपको और हमें सबको निकलना होगा। और लोगों को, और ये भी एक मीटिंग में डिस्कस हुआ कि सबसे अहम मिसाल तो आपके सामने AJK की है कि AJK के लोगों ने वहाँ पे एक चार्टर बनाया और ये तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान 4 बार डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कशन करते हैं, चार्टर बनाते नहीं हैं, और अब फिर यही दोबारा है कि एक चार्टर बनाएं, लोगों को बताएं कि अगर आप हमारे साथ निकलेंगे तो हम ये चीज़ें जो हमारा टारगेट है। और फिर अल्टीमेटली उसमें इमरान खान की रिहाई तो आ ही जाती है जब आप पूरा बता लोगों को ये रहे हैं कि जिसको इक़्तिदार से निकाला गया था उसके, जब इक़्तिदार से निकाला गया तो कीमतें ये थी और आज ये हैं, उसको ये आपने मैंडेट दिया था, उसी को मैंडेट देना होगा, उसको मैंडेट देंगे तो ये चीज़ें ठीक होंगी। तो अब देखते हैं कि इससे इसका क्या होता है। और मैंने रिजवान गलज़ई साहब को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है, अहमद बोबक साहब ने वो क्लिप भी मेरा लगाया हुआ है, और बिल्कुल मैं आप इस बात पे कायम हूँ, मुझ समेत 99.99% पाकिस्तानी ये समझते हैं और ये चाहते हैं कि PTI का वर्कर निकले, गोलियां खाए, मारें खाए, घर के चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल करवाए,
निकले, गोलियां खाए, जाने दे, इस हुकूमत को गिराए, और इस हुकूमत के गिरने के नतीजे में मुझ समेत वो 99.99% पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ जाए इस हुकूमत की वजह से जो बेसुकूनी है। तो अब तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि लोगों को बराह रास्त मुखातिब किया जाए, डेली पाकिस्तान के लोगों के नाम वीडियो पैगाम जारी किए जाएं, उनको एजुकेट किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको बताया जाए कि आपके निकले बगैर कोई मज़ामत नहीं हो सकती, कोई तब्दीली नहीं आ सकती। और इस तरह से लोगों को एजुकेट करके, लोगों को बता के, मोटिवेट करके लोगों को तैयार किया जाए। और बहरहाल सुहेल आफरीदी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो ये कहते हैं कि मैं जब निकलूँगा, हम जब निकलेंगे तो पंजाब भी निकलेगा, लोग निकलेंगे। और सुहेल आफरीदी यही कह रहे हैं कि इस वक्त आइडियल सिचुएशन है कि जितनी महंगाई बढ़ रही है तो तंग आमद बजंग आमद, तो लोग इस मौके के ऊपर निकल सकते हैं हमारे साथ कि भाई खुदकुशियां करने से बेहतर है इन्हीं के साथ निकलो और इस हुकूमत के आगे को बंद बांधो, वरना तो यह हुकूमत कोई किसी तरह का हमें रिलीफ नहीं देगी। तो अब जब पॉलिटिकल कमेटी का अलामी आएगा तो देखेंगे उसमें और क्या कुछ है। जो मज़ीद इसकी तफसीलात हैं वो भी मैं कोशिश करूँगा कि वो मिल जाएँ। लेकिन मैं दोबारा आपको बता दूँ कि हलीम आदिल शेख साहब ने भी इसको सपोर्ट किया है, कमल शोजफ साहब ने भी सपोर्ट किया है, शाहिद खटक साहब ने भी सपोर्ट किया है, खालिद खुर्शीद साहब ने तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, जुनैद अकबर साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।